हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शितांशु सौरभ और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी 2025 की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों पे जारी है और हम बेसब्री से डेट शीट का शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास कम से कम 15 से 18 दिन का टाइम बाकी है और इसको मैक्सिमाइज करना, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का ये एक सटीक मौका है। आखिरी के इन दिनों में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को भी प्रॉपरली कवर कर लो, कॉन्सेप्चुअली कवर कर लो, ट्रिक सीख लो, सारे टाइप्स को कवर कर लो एंड देन बहुत ज़्यादा मार्क्स देने की ज़रूरत होगी। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं टॉपिक बाय टॉपिक इस सीरीज़ में आपके सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा दैट इन आखिरी के 15 से 20 दिनों में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम तो आपके पास होगा ही होगा। अभी तक डेट शीट आई नहीं है, तो उम्मीद ये है कि डेट आपकी रिलीज हो जाएगी और जो भी इस वीक में हो जानी चाहिए। और आपको कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम तो मिलेगा ही डेट शीट के रिलीज होने के बाद। तो 15 टू 20 के बीच में अगर आपके एग्जाम्स शुरू होते हैं तो अभी भी 15 से 20 दिनों का वक्त है, जहां पर आप डेली कम से कम एक या दो मॉक देना जरूर चाहोगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करोगे, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा बिफोर अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन। स्पीड को इम्प्रूव करना, टाइम के प्रेशर को सीखना, गलतियों को एलिमिनेट करना, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हों चाहे वो प्रैक्टिस के थ्रू मिस्टेक्स पता चलती हैं वो हो, इन सबको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, कंसाइज तरीके से आप टारगेट करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। और बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हर एक स्ट्रीम के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैक अवेलेबल कराया जा रहा है। और इसमें आपके पास, चाहे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से आते हो, कॉमर्स स्ट्रीम से आते हो, साइंस के दोनों वेरिएशन हैं आपके पास, पीसीएम एंड पीसीबी, तो इन सारे स्ट्रीम्स के कंप्लीट मॉक्स का पैकेज आप लोगों तक पहुंचाया गया है। दूसरी बात, अगर आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट के मॉक्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, लैंग्वेज के मॉक्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, साथ ही साथ जीटी जो कि आपके लिए नया है इस पूरी तैयारी में, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 12 तक आपने रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना जाना, साथ ही साथ कॉन्ट हो या जीए हो, तो ये कुछ ऐसा सेगमेंट है जो कि आपके लिए नया है, ना केवल आपके लिए नया है बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। तो यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटर से एक एज ले सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप 100% कर सकते हो, कम टाइम में अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करना है। हर मॉक का ऑप्शन अवेलेबल है और मॉक के प्राइसेस भी बहुत ही नॉमिनल रखे गए आप लोगों के लिए। अगर आप कंप्लीट मॉक सीरीज ऑप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, दी ऑप्शंस आर देयर। और ऑप्शन यहाँ पर आपके पास क्या है, कंप्लीट मॉक केवल 299 में आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको डोमेन प्लस लैंग्वेज और जीटी तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप केवल जीटी का मॉक लेना चाहते हो तो दैट इज़ ओनली फॉर 99 रुपीज़, एकदम नॉमिनल, ना के बराबर चार्जेस रखे गए हैं। और यहाँ पर आपको 50 मॉक्स अवेलेबल कराए जाएंगे। 50 मॉक्स इज़ मोर देन सफिशियंट। डेली अगर आप एक से दो मॉक देते हो, सब कुछ आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, स्पीड को कवर अप कर सकते हो, गलतियों को एलिमिनेट कर सकते हो, जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्कोप है, वो भी आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली आप इसको अवेल करना चाहोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को ऐप को विजिट करोगे तो वहाँ पर भी इन मॉक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, कैसे आपको इस मॉक को ज्वाइन करना है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो डेफिनेटली गो एंड विजिट द मॉक्स, आप प्लेटफॉर्म को विजिट करिए, मॉक को परचेज करिए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, आज इस सेशन में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज आखिरी पार्ट होगा अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे फॉर श्योर। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर टाइम कम लगेगा, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो, सारे टाइप्स कवर किए हो तो, और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आप मेंटेन कर सकते हो। दैट मीन्स 100% मार्क्स आपको लेना है, आपके पास कोई स्कोप नहीं है। जीटी में ट्राई करिए, 50 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 50 आउट ऑफ 50, और 250 का टारगेट बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप 250 मार्क्स ले आते हो तो डेफिनेटली आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी एंड जो भी आपका ड्रीम कॉलेज होगा, टारगेट कॉलेज होगा, वो आप अचीव कर पाओगे।
तो थर्ड सेशन टुडे, इससे पहले हम लोगों ने 2 सेशन ऑलरेडी किए हुए हैं और वो दोनों सेशन आप लोगों को चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाके रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि टाइमली आप लोगों को सेशंस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट वाला एक सेगमेंट आपको दिखेगा, उसमें जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे के सारे सेशंस वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको भी बिना देरी किए पूरी तरह से कवर कर लीजिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, इन दोनों टॉपिक में आपको करना क्या है, ये 7 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, we have 7 different types of problems coming from these 2 chapters, that is alphabetical series and alphanumeric series। और अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने ये 5 टाइप को कवर कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज 5 टाइप्स। ठीक है, पार्ट 1 को जाके आप देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अगर आपने ऑलरेडी कवर किया वेल एंड गुड, तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को जाके विजिट करिए। कवर ऑल दीज टाइप्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, ट्रिक्स सीखी हैं, टाइम कैसे बचाना है वो भी सीखा है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दीज 2 मेजर टाइप्स। इसमें क्या क्या वेरिएशंस आपके सामने आ सकते हैं, किस किस तरीके से आपको ब्लफ किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, वो सारी चीजें आप सीखेंगे, विच इज रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बेस्ड प्रॉब्लम्स। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि आप लोगों को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीरीज दोनों बाय हार्ट याद कर लेनी है। इससे आपकी स्पीड बहुत बेहतर हो जाएगी। याद करने का मतलब है कि अगर आप A to Z लेटर्स को लिखते हो तो A की रैंक 1 एंड Z की रैंक 26 होती है, और इस तरह से अगर लेटर्स को लिखा जाए तो किसी भी लेटर की रैंक क्या होती है आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ H तो रैंक इज 8, अगर मैं कहता हूँ S तो रैंक इज 90। तो इस तरीके से आपको सारे लेटर्स की रैंक याद हो जानी चाहिए बिफोर योर एग्जामिनेशन, और वो आप केवल प्रैक्टिस के दौरान ही कवर अप कर पाओगे। ट्रिक्स मैंने बता दी है पार्ट 1 में। नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, दैट इज बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज भी आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और बाई हार्ट याद होने का मतलब, अगर मैं Z to A लेटर्स को लिखता हूं तो Z की रैंक 1 होती है, A की रैंक 26 होती है। इस तरह से L की रैंक यहाँ पर 15 मिलेगी, Q की रैंक आपको 10 मिलेगी, एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी लेटर मैं आपके सामने रखूं तो उस लेटर की बैकवर्ड रैंक क्या है, फॉरवर्ड रैंक क्या है, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। आज हम करने वाले हैं जिन 2 टाइप को डिस्कस, उसमें पहला टाइप हम करेंगे रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर अगर रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसी आती हैं, कैसे दिखते हैं प्रॉब्लम्स, और उनमें हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर आपके सामने 4 अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएशन ये कहता है कि जब मेरे क्वेश्चन में लेफ्ट एंड राइट दोनों रैंक का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, कैसे तेजी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को। दिस इज फर्स्ट वेरिएशन अंडर रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जब मेरे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में रैंक ढूंढने के दौरान लेफ्ट एंड लेफ्ट रैंक का कॉम्बिनेशन हो या फिर राइट एंड राइट रैंक का कॉम्बिनेशन हो तो क्या करना है। दिस इज आवर सेकेंड वेरिएशन। नाउ कम्स थर्ड वेरिएशन। अगर किसी अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन में मोर देन 2 रैंक का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाए तो क्या करना है। मोर देन 2 रैंक का मतलब आपको 3 डिफरेंट रैंक दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है, तो हम क्या करने वाले हैं। एंड देन द लास्ट विच इज रैंक प्लस कंडीशन। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बनाने के लिए वो रैंक के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी वहां पर अप्लाई कर देते हैं। आपको उन कंडीशंस को समझते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है। तो ये 4 वेरिएशन आपको रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम में मिलते हैं, आपके सीयूईटी में भी मिलेंगे और उसके पैरेलल जितने भी एग्जाम है हर जगह मिलेंगे। तो 1 बाय 1 हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ। अब देखो, इसका सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक कहता है कि जब भी आपके रैंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम में लेफ्ट एंड राइट रैंक का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे तो आपको चुपचाप उन रैंक्स को ऐड कर देना है। दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। ठीक है, द ट्रिक इज सिंपली ऐड द रैंक्स, और उसके बाद आप अपने एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। तो कभी भी अगर आपको लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन दिखाए तो आप चुपचाप ऐड करोगे रैंक को,
और अपने आंसर तक पहुंचोगे। इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहाँ पर गिवन है ऊपर, इस सीरीज पर बेस्ड हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। अच्छा, राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो या लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो, मुझे करना क्या है, सिंपली रैंक्स को जोड़ देना है। तो रैंक को अगर मैं जोड़ने जाऊंगा तो मैं फोर्थ और सिक्स्थ को ऐड कर दूंगा। द आइडिया इज यहाँ पर आपको फोर्थ प्लस सिक्स्थ कर देना है। द आंसर इज 10th। अब मुझे 10th एलिमेंट उठाना है इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, बट किधर से, लेफ्ट से उठाना है कि राइट से उठाना है, दैट वी विल डिसाइड। कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन बताएगा कि आपको लेफ्ट से 10वां एलिमेंट लेना है या राइट से 10वां एलिमेंट लेना है। अब क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेगा, क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम दी लेफ्ट बोला गया है या फ्रॉम दी राइट बोला गया है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपने क्या बोला, फ्रॉम दी लेफ्ट एंड। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ने कहा है फ्रॉम दी लेफ्ट एंड तो आपको 10th एलिमेंट लेफ्ट से उठाना है। अगर क्वेश्चन ने कहा फ्रॉम दी राइट एंड तो आपको 10th एलिमेंट राइट से उठाना है। सिंपल। तो अगर मुझे 10th एलिमेंट पिक करना है तो किधर से, फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड अगर मैं पिक करना चाहूंगा तो कौन सा होगा, 4, 8, 10। तो दैट इज यू, माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आए, जोड़ देना रैंक को, और किधर से लेना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने जैसा भी बोला, उसकी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर इज यू। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। सबसे पहला काम, फिर से वही काम, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आपने देखा, तो आपने जैसे ही लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखा, आपने 11th और 9th को ऐड कर दिया। तो 11th एंड 9th का मतलब 20th हो जाएगा। 11th प्लस 9th इज इक्वल टू 20th। ये सारे काम आप ओरली कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो, बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो 11th एंड 9th दैट इज 20th। किधर से जाना है, द क्वेश्चन विल टेल यू। क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द राइट एंड, क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द राइट एंड, तो 20th फ्रॉम राइट एंड। तो आपको चुपचाप 20वां एलिमेंट राइट एंड से पिक करना है। जब भी आप एलिमेंट को पिक करो तो कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, आगे पीछे गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और ऑप्शंस जानबूझ के बहुत ही क्लोज रखे जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स मिस्टेक करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको 20वां एलिमेंट काउंट कर रहा हो या कोई भी एलिमेंट काउंट करना हो तो आप ग्रुप में काम किया करो, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अब राइट से अगर मुझे 20वां लेना है तो देखो मैं 4-4 का ग्रुप बना, 4, 8, 12, 16, 20। द आंसर इज एक्स, यानी कि नन ऑफ दीस। आपने सिंपली 20th एलिमेंट ले लिया। अब देखो मैंने 4-4 के ग्रुप में काम किया, 4, 8, 12, 16, 20। एक्स है, एक्स मेरे ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीस। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बोला गया विच एलिमेंट इज 5th टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपने जैसे ही देखा यहाँ पर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो आपको चुपचाप रैंक्स को ऐड कर देना है। रैंक कौन कौन सी है, 5th प्लस 8th दैट इज इक्वल टू 13th। और 13th एलिमेंट आपको पिक करना है, किधर से पिक करना है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई लेफ्ट से पिक कर लो, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट हैंड से आपको 13th एलिमेंट पिक करना है। चलिए पिक करते हैं लेफ्ट से 13th एलिमेंट, 4, 8, 12 और एक 13। 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। तो इतना सिंपल है, आपका टाइम बचेगा। मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को फिनिश करके आगे बढ़ सकते हो, अगर ये ट्रिक्स पता है तो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच एलिमेंट इज 18th टू द लेफ्ट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखते हैं जरा, यहां पर आपने देखा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, तो चुपचाप रैंक्स को ऐड करना है। 18th और 19th दो रैंक दिए हुए हैं, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 37th 37th लेना है मुझे, किधर से लेना है, फ्रॉम राइट एंड। तो 37th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। अब जरा गौर करो, 37th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड अगर मुझे लेना है, उधर से 37th एलिमेंट लेना है,
तो ये भी तो देखना होगा कि भाई टोटल मेरे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 37 एलिमेंट हैं भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने 37th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड पूछा और 37 तो टोटल एलिमेंट ही नहीं है। तो कई बार यहाँ पर भी आपको ट्रैप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करूँ, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 31, आप खुद सोच सकते हो कि टोटल अगर मैंने सीरीज को देख लिया तो टोटल 33 एलिमेंट ही है और मुझे 37 फ्रॉम द राइट एंड निकालना है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कम है और आपको उससे कोई बड़ी वैल्यू तक पहुंचना है तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, हम बता नहीं सकते। तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन होता है जहां पर बच्चों को फंसाने की कोशिश होती है। तो इसमें फंसना नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी नो द अप्रोच नाउ। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दूसरे वेरिएशन की तरफ। अभी तक हमने किया लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। तो करना क्या है? रैंक्स को जोड़ देना है। अब हम करने वाले हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन या फिर राइट एंड राइट का कॉम्बिनेशन। अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट 2 बार लेफ्ट रैंक आपको देखने को मिले या फिर राइट राइट 2 बार राइट रैंक आपको देखने को मिले तो क्या करना है? अभी तक तो लेफ्ट राइट में या राइट लेफ्ट में तो मैं जोड़ता था, अब मैं क्या करूंगा? दिस इज आवर ट्रिक। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि टेक द डिफरेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अगर आपको ये बोला जाए कि ऑलवेज टेक द डिफरेंस, नो, ये गलत अप्रोच है। कहाँ पर गलती है, कहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है, ये अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अगर आपको ये लगता है या आपको ये बताया गया कि टेक द डिफरेंस, नो, इससे बेटर आपको ये अप्रोच याद रखना है कि जब भी लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप फ्रॉम वाले रैंक में से दूसरे रैंक को माइनस करोगे। स्पेसिफिकली जो भी रैंक के साथ फ्रॉम लगा होगा उस रैंक में से दूसरी रैंक को माइनस करेंगे। फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक। ठीक है, अब आपके मन में कंफ्यूजन होगी, सर ये फ्रॉम रैंक क्या होगा, कौन सा होता है, अदर रैंक कौन सा होता है? अभी मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। चलिए, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है एंड इसमें आपसे बोला गया विच एलिमेंट इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट। तो जैसे आपने देखा लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, ये हमारा मेथड है। तो फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक अगर मुझे करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई फ्रॉम रैंक है कौन सा। तो फ्रॉम रैंक वो रैंक होता है जो फ्रॉम वर्ड के साथ लगा होगा। क्वेश्चन में उस रैंक को मैं फ्रॉम रैंक बोलता हूं जो फ्रॉम वर्ड के साथ कनेक्टेड होगा। अब देखते हैं जरा कौन सा रैंक फ्रॉम वर्ड के साथ कनेक्टेड है। फ्रॉम वर्ड के साथ कौन सा रैंक कनेक्टेड है? दिस इज 11th। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़े रैंक में से छोटे रैंक को माइनस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बोला है कि बड़े रैंक में से छोटे रैंक को माइनस कर दो, जो कि जनरली बच्चे समझ जाते हैं। नो, स्ट्रिक्टली नो। आपको करना क्या है? फ्रॉम रैंक यानी कि 11th माइनस दी अदर रैंक क्या है? 8th। आपको लग रहा होगा कि सर बात तो वही है। नहीं, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे आपको इसमें भी ट्रैप करते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप बिल्कुल फंसोगे, पेपर में फंसाया जा सकता है आपको। तो 11th इज द फ्रॉम रैंक क्योंकि वो फ्रॉम वर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो अदर रैंक कौन सी होगी? जो बची हुई रैंक होगी, जो दूसरी रैंक होगी इसके अलावा। तो अदर रैंक इज 8th, तो आपने अदर रैंक को यहाँ पर 8th बना लिया। द आंसर इज 3rd। अब मुझे थर्ड एलिमेंट तो लेना है, बट मैं किधर से लूंगा थर्ड एलिमेंट? तो फिर से वही बात क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट अगर मुझे लेना है तो मेरा आंसर क्या होगा? 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपको करना क्या होगा जब लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट का कॉम्बिनेशन होगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, और किस एंड से जाना है दैट क्वेश्चन विल टेल यू। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट एंड? अब देखो यहां पर भी राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, क्लियर? तो जब राइट राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो हमने क्या सीखा है? फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक। तो चलो फ्रॉम रैंक निकालते हैं। फ्रॉम रैंक है कौन सा?
जिस रैंक को आप फ्रॉम वर्ड के साथ कनेक्टेड देखोगे, तो 13th फ्रॉम, यानी कि 13th इज आवर फ्रॉम रैंक। दूसरा रैंक कौन सा है, जो बचा हुआ रैंक है दूसरा, दैट इज 4th। 13th माइनस 4th इज इक्वल टू 9th। अच्छा, 9th लेटर मुझे लेना है या 9th एलिमेंट मुझे लेना है, किधर से लेना है? क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द राइट एंड, तो 9th फ्रॉम राइट एंड, तो राइट एंड से आपको 9th एलिमेंट पिक करना है। तो चलो राइट एंड से 9th एलिमेंट पिक करते हैं। 4, 8 और ये 9th एलिमेंट है, डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप खुद देख रहे हो कि मैं काउंटिंग भी बहुत तेजी से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने काउंटिंग 4-4 के एलिमेंट का ग्रुप बना लिया। आपका मन करे आप 5-5 का ग्रुप बना लो, योर कॉल। बट अगर आप एक एक एलिमेंट पिक करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि बहुत सारे बच्चे जो 9th एलिमेंट पे आते हैं ना, वो एक एक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो मेक अ ग्रुप, 3-3 का बना लो, 4-4 का बना लो, 5-5 का बना लो, जैसे भी आपको सहूलियत हो या कंफर्ट जो भी हो आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाओ और डायरेक्टली अपने रैंक पर पहुंच जाओ, एलिमेंट पर पहुंच जाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो इसमें ध्यान से, अभी आपसे क्या बोला गया, लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा या राइट राइट का कॉम्बिनेशन होगा, तो फ्रॉम रैंक माइनस दी अदर रैंक। तो अच्छा, अभी फ्रॉम रैंक कौन सा होगा, जो रैंक फ्रॉम वर्ड के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि 9th। अदर रैंक कौन सा होगा, जो बचा हुआ रैंक होगा दूसरा रैंक, दैट इज 6th। इसको मैंने अदर रैंक बना दिया, तो 9th माइनस 6th क्या आ गया, 3rd। अब थर्ड एलिमेंट मुझे किधर से लेना है, मुझे लेना है जिस एंड से क्वेश्चन ने बोला। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड पढ़ लीजिए आप आराम से। तो 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये आपका थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड विच इज 6, ऑप्शन नंबर सिंपल। तो आपने फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक लिया, 3rd लेफ्ट हैंड से लेना है, दिस इज योर आंसर, नो डाउट एट ऑल। अब तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो अवॉइड मिस्टेक्स कैसे, देखो अभी आपसे क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप जल्दीबाजी में आए, आपने लेफ्ट लेफ्ट देखा, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट देख के मुझे फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक करना है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को ये सिखाया गया या उसको ये पता हो कि सर जब लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, उसको ये पता ही नहीं है कि फ्रॉम रैंक माइनस दी अदर रैंक करना है, तो क्या होगा, वो कैंडिडेट आएगा, वो कहेगा कि सर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 14 और 10 का डिफरेंस होगा 4, तो 4th फ्रॉम द लेफ्ट ले लेंगे, तो 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दैट इज 5, और 5 आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है, और 5 पे वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा और यहीं पर उसका चालान कट जाएगा। कैसे कटेगा चालान, अब देखते हैं। चालान ऐसे कटेगा कि जब भी आपको लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाए या राइट राइट का कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो मैंने बोला है फ्रॉम रैंक माइनस दी अदर रैंक। अच्छा, फ्रॉम रैंक कौन सा है यहाँ पर, 10th, माइनस दी अदर रैंक इज व्हाट, 14th। ठीक है, तो 10th माइनस 14th अगर मैं करूंगा तो आपकी वैल्यू आ रही है निगेटिव, दिस वैल्यू इज निगेटिव। ठीक है, आप जब 10th माइनस 14th करते हो तो आपकी वैल्यू आती है निगेटिव। तो अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आए या आपकी वैल्यू 0 आए, याद रखना, अगर आप फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक करते हो और आपकी वैल्यू निगेटिव आ जाए या 0 आ जाए, आपका आंसर हमेशा आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, निगेटिव या 0 के केस में योर आंसर विल ऑलवेज बी कांट बी डिटरमाइंड, ये आप हमेशा याद रखोगे, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये मत करना गलती से भी कि सर डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस आया 4 और 4th फ्रॉम द लेफ्ट 5 मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें वो फंसाएंगे आपको, क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों को एक्चुअल तरीके नहीं पता। ठीक है, तो फ्रॉम माइनस अदर निगेटिव हो या 0 हो, आंसर विल ऑलवेज बी कांट बी डिटरमाइंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट। क्या बात है, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, और मैंने सीखा है
फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, तो फ्रॉम रैंक 11th है और अदर रैंक क्या है, वो भी 11th है। तो अगर आपको 11th माइनस 11th करना है तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 0। 0 का मतलब कांट बी डिटरमाइंड, सिंपल। नेगेटिव वैल्यू आ जाए या 0 आ जाए, मेरा आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, कांट बी डिटरमाइंड। आई होप दैट इज क्लियर। क्लियर है ये? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और अपने आप को भीड़ से अलग कर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं मोर देन टू रैंक्स की कॉम्बिनेशन की। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, चाहे वो लेफ्ट रैंक, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था, या लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था, या राइट राइट का कॉम्बिनेशन था, सब में मुझे दो दो रैंक दिए गए। अब एक स्टेप और आगे जाके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर आपको कभी कभी दो से ज्यादा रैंक दिए जाते हैं, तो वहां पर क्या करना है, उस समय हम कैसे हैंडल करेंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि जब भी हमारे क्वेश्चन में दो से ज्यादा रैंक, 3 रैंक, मैक्सिमम दे कैन गो अप टू 3 रैंक, जो कि आपके पेपर में देखा भी गया है और आगे भी देखा जा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, सारे रूल्स हमने सीखे हुए हैं। लेट्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट दैट इन आवर एग्जाम्पल। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 8th टू द राइट ऑफ 11th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पर एक 8th है, एक 11th है, एक 15th है। अब क्या करें सर, बहुत सारे लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी यहाँ पर, है ना, उनके हाथ पांव कांपने लगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया नहीं गया। चलो पढ़ते हैं, बिल्कुल। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने दिमाग में सारे रैंक्स को देख लो। वैसे तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बट देख लो। पहला रैंक क्या है, 8th टू द राइट ऑफ, ठीक है, 8th टू द राइट ऑफ। दूसरा रैंक क्या दिया हुआ है, 11th टू द लेफ्ट ऑफ, 11th टू द लेफ्ट ऑफ। और तीसरा रैंक क्या दिया हुआ है, 15th फ्रॉम द राइट, तो ये है 15th फ्रॉम द राइट। यहां तक तो क्लियर है सब कुछ, मैंने तीनों रैंक को लिख लिया आराम से। अब मैं अपने प्रोसेस को अप्लाई करूंगा। चलो देखते हैं। हमेशा पीछे से अपने एनालिसिस शुरू करनी है, ऐसे नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं, आपको राइट टू लेफ्ट, मतलब पीछे से आपको पूरी एनालिसिस करनी है। तो पीछे से एनालिसिस करनी है, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, गौर से देखो। राइट और लेफ्ट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ रैंक को, सिंपल, अभी सीखा हमने। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो 11 और 15th ऐड हो जाएंगे, तो 11th प्लस 15th करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 26। और किधर से, फ्रॉम द राइट बोला गया भाई, 26 किधर से, फ्रॉम द राइट, तो 26 फ्रॉम राइट, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। और इसको एज इट इज कॉपी कर लो, इसको तो अभी तक हमने टच भी नहीं किया, तो ये कॉपी कर लो, 8th राइट। अब मुझे इन दोनों पे काम करना होगा भाई, इन दोनों का फाइनल रिजल्ट आया 26 फ्रॉम राइट। अब बचा 8th राइट और 26 राइट। अब राइट और राइट का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो क्या करेंगे, तो राइट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या करते हैं, फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक। मेरे पास फ्रॉम रैंक कौन सी है, 26, मेरे पास फ्रॉम रैंक कौन सी होगी, 26 होगी, तो फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 26 माइनस द अदर रैंक 8th, कितना आया, 18th। मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा 18th। इसका मतलब मुझे फाइनली 18th एलिमेंट पिक करना है, किधर से पिक करना है, फिर भाई क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने कहा फ्रॉम द राइट, तो 18th फ्रॉम राइट एंड, तो 18th फ्रॉम राइट एंड अगर मुझे करना है, यानी कि उधर से मुझे 18वां एलिमेंट लेना है, तो देखो 4 8 12 16 17 18 हैश, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं पहला काम मैंने क्या किया, मैंने पीछे से शुरू किया एनालिसिस। तो पहले लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था, मैंने रैंक को जोड़ दिया, जो कि मेरा रूल है, जो अभी सीखा हमने। तो 26 फ्रॉम राइट, तो 26 फ्रॉम राइट, और ये रैंक अभी अनटच्ड था तो इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 8th राइट और 26 राइट, राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, तो 18th फ्रॉम राइट, 18th फ्रॉम राइट निकाल लिया, दैट इज हैश, सिंपल, बिल्कुल सिंपल।
लेकिन ये तब कर पाओगे जब आपको ये चीजें पता होंगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला काम, सारे के सारे रैंक को कवर कर लो। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, एट्थ टू द राइट ऑफ, 17th फ्रॉम द राइट। चलो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, एट्थ टू द राइट ऑफ, 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब पीछे से शुरू करेंगे तो राइट राइट का कॉम्बिनेशन है, तो फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक कितना होगा? 17th माइनस 8th कितना हो गया? 9th। 9th किधर से? फ्रॉम राइट। भाई फ्रॉम द राइट बोला है ना, तो 9th फ्रॉम द राइट। और ये तो अनटच्ड रहा अभी तक, ये तो बिल्कुल अनटच्ड है ना, तो इसको तो एज इट इज मैं कॉपी कर लूंगा। फोर्थ लेफ्ट। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब इन दोनों को चेक करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 9th और 4th मिल जाएंगे, इसका मतलब 4th प्लस 9th इज इक्वल टू 13th। 13th और 13th एलिमेंट किधर से लेना है मुझे? फ्रॉम द राइट। तो 13th एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो 13th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड अगर आपको बोला जाए पिक करने के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? राइट से 13th 4, 8, 12 और ये 13वां एलिमेंट है, दैट इज स्टार। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। तो देख सकते हो कि जब भी आपको मोर देन 2 रैंक का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है तो हमारा अप्रोच क्या है। एक और फटाफट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाइम सेविंग ट्रिक्स है ये, और आई एम श्योर कि आप इन क्वेश्चंस में भीड़ से डेफिनेटली अलग होने वाले हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो श्योर दैट आपको ये सारी ट्रिक्स कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट, in the given alphanumeric series, which of the following element is 10th to the right of, 11th to the right of, 16th from the left? चलिए भाई देखते हैं। 10th to the right of, 11th to the right of, 16th from the left। ठीक है, चलो फटाफट बिना देरी किए पीछे से सॉल्व करना शुरू करो। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, जोड़ देना। चलो डायरेक्टली जोड़ दें, चलो मैं लिख देता हूँ सो दैट 11th और 16th ऐड कर दो, क्या आएगा? 27th। 27th किधर से? भाई फ्रॉम दी लेफ्ट है ना, तो 27th फ्रॉम लेफ्ट। अब ये अनटच्ड है तो इसको यूज करेंगे एज इट इज 10th राइट से। अब इन दोनों को अप्लाई करो, तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो जोड़ दो। तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, 10th और 27th को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 37th। 37th एलिमेंट किधर से लेना है? फाइनली क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द लेफ्ट लेना, 37th फ्रॉम लेफ्ट। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरे सीरीज में 37 एलिमेंट तो है ही नहीं। चलो एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं 37 है कि नहीं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 29, यहाँ पर टोटल 29 एलिमेंट ही है, 29 एलिमेंट है। तो 29 एलिमेंट की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैं 37 फ्रॉम द लेफ्ट कहाँ से निकालूंगा? तो टोटल कम है, जो एलिमेंट आपको निकालना है वो टोटल को एक्सीड कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये भी एक ट्रैप क्वेश्चन होता है। एक तो 3 रैंक उसका ट्रैप आपके सामने, उसके अंदर भी एक और ट्रैप बिछा दिया, तो ट्रैप के अंदर ट्रैप बिछा रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आप नहीं परेशान होगे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, चैंपियन कैंडिडेट बनना है आपको। नेक्स्ट, in the given alphanumeric series, which of the following element is 6th to the right of, 11th to the left of, चलो 6th to the right of, 11th to the left of, 15th from the left। ठीक है, वेट। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पीछे से शुरुआत होगी, तो लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, तो फ्रॉम रैंक माइनस द अदर रैंक, तो फ्रॉम रैंक इज 15th माइनस द अदर रैंक, कितना आया? तो फोर्थ किधर से? लेफ्ट से। फोर्थ किधर से? लेफ्ट से। और यहां पर ये जो रैंक है वो अनटच्ड है। अब एक बार लेफ्ट और राइट को ऐड करते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10th। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 10th।
लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, ऐड करना है 10th, और 10th लेना किधर से, फ्रॉम द लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट। अब आराम से आप 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट निकाल सकते हो, तो 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट निकालने का मतलब 4 8 2 10। द आंसर इज यू, ऑप्शन नंबर ई। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल वे में क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिंपल। चलिए अब जरा देखें इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज, ध्यान से क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, यहां पर ध्यान से देखना है। अगर एलिमेंट बोला जाएगा, मैं क्यों रोक रहा हूं आपको बिफोर मूविंग ऑन, क्योंकि जब भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन में अगर वो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर आपके पास लेटर भी होगा, डिजिट भी होगा और सिंबल भी होगा, सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं अंडर द वर्ड एलिमेंट। अगर मैं एलिमेंट बोलता हूं तो ऑल थ्री टाइप्स आर इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली, यानी कि मैं सबको देखूंगा। लेकिन जब स्पेशली आपको बोला जाए लेटर की बात हो रही है, तो आप केवल और केवल लेटर को देखोगे, आप इन दैट केस डिजिट को नहीं देखोगे, आप सिंबल को नहीं देखोगे। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब एलिमेंट की बात होगी तो ऑल थ्री आर इंक्लूडेड, लेकिन जब लेटर की बात होगी तो केवल लेटर, जब डिजिट की बात होगी तो केवल डिजिट, जब सिंबल की बात होगी तो केवल सिंबल, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, एलिमेंट नहीं बोला गया, लेटर है। इससे पहले वाले में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इससे पहले वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, उससे पहले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, हर जगह एलिमेंट बोला गया तो मैं सबको काउंट कर रहा, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। लेकिन अब अगर मैं इसमें आता हूं तो आपने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज, ठीक है, कौन सा लेटर, एट्थ टू द राइट ऑफ सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब कंडीशन है भाई, अब रूल तो यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर आपने कंडीशन दे दी। अब ये मत करना कि सर एट्थ और सेकंड को आपने राइट और लेफ्ट देखा, 8 और 2 जोड़ दिया 10th। अब बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे जिनको नहीं पता होगा, वो क्या करेंगे, 8th और सेकंड को ऐड करेंगे, 10th कर देंगे, और फ्रॉम दी लेफ्ट, तो फ्रॉम दी लेफ्ट अगर उनको 10th बोला जाए तो 4 4 8 2 10 क्यू, और वो बोल देंगे सर नन ऑफ दीज मेरा आंसर है। नो, दिस इज रॉन्ग, एक गलत अप्रोच है, ये मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशंस दी गई हैं। तो जब कंडीशंस दी जाती हैं जिसमें हम हर एक एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते, तो वहां पर आपका टेक्निक ट्रिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलना है मुझे। चलो क्या बोला गया जरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ द सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले तो सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है बताओ जरा मुझे, तो लेफ्ट हैंड से जो दूसरा वॉवेल है कौन सा है, पहला वॉवेल आई, दूसरा वॉवेल ओ, ये है मेरा सेकंड वॉवेल। आपको ये बात तो समझ में आ गई, ये पहला वॉवेल था लेफ्ट हैंड से और ये दूसरा वॉवेल था, नो डाउट। अब देखो यहां पर अगर मैं दूसरे वॉवेल पर पहुंच गया तो सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया, क्या है ये, ओ। अब जरा पढ़ो क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ ओ, एट्थ टू द राइट ऑफ ओ, कौन सा लेटर होगा एट्थ टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के राइट में पहला लेटर क्यू, मैं केवल लेटर को देख रहा हूं, मैं एलिमेंट को नहीं देख रहा हूं, तो ओ के राइट में पहला लेटर क्यू, दूसरा एस, तीसरा वी, तीसरा ई, चौथा वी, पांचवा जे, छठा बी, सातवां एफ और आठवां एक्स। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। आप अगर इस क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले आपने सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड निकाला, सेकंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ओ, पहला आई है तो दूसरा ओ है, लेफ्ट साइड से दूसरा वॉवेल ओ है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ ओ बन जाएगा मेरा क्वेश्चन, तो ओ के राइट में आठवां लेटर कौन सा होगा, एक्स होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी इस तरह की कंडीशंस आती हैं, आंख नाक कान तीनों चीजें खोल के आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में हो, टाइम का प्रेशर है तो वहां पर गलती करोगे। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप भीड़ से अलग हो सकते हो।
यही तो वो चीज़ें हैं जहाँ से आप रैंक निकाल सकते हो, यही वो एरियाज हैं जहाँ पर आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो कि आपका कॉलेज कैसा होगा। नेक्स्ट, चलिए भाई, अब आपसे कुछ कंडीशन दी गई। इफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज आर रिवर्स्ड, ये कंडीशंस, हाँ ठीक है, चलो। इफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज आर रिवर्स्ड, विच एलिमेंट विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब जरा ध्यान से देखना, रैंक के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी आ रही हैं। अब ये हमारा अगला टाइप था, जो चौथा टाइप था, रैंक प्लस कंडीशन, तो ये उस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स है। और जहां पर रैंक के साथ कंडीशन आ जाएगी, आपको अपने ट्रिक को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन आपको काम करना होगा। बोला गया कि पहले 10 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज आर रिवर्स्ड। तो पहले 10 एलिमेंट का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक, ठीक है। 7 से के बाद तक, मतलब यहां से लेके जेड तक, अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए, तो मैं रिवर्स करके लिखूंगा नहीं, बस अपने दिमाग में ये इंश्योर कर लेना कि ये जो है इनको उल्टा करके लिखा गया है, यानी कि ये वाला जो सिंबल है वो जेड की जगह होगा, बी वाला सिंबल एट द रेट की जगह होगा, एफ 9 की जगह 8, टी की जगह, एंड देन सो ऑन, जेड यहाँ पर आ जाएगा, एट द रेट बी वाली जगह पर आ जाएगा, ठीक है, ये करने को बोला गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अच्छा, अभी आपको बोला गया लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जोड़ दो रैंक, ठीक है। तो 12th प्लस 9th कितना हो गया, 21st। 21st जाना किधर से, फ्रॉम द राइट एंड, तो 21st एलिमेंट किधर से आपको लेना है, फ्रॉम राइट एंड। तो अगर आपको 21st एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड लेना है, तो क्या इसको रिवर्स करने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर मुझे राइट एंड से 21वां एलिमेंट लेना है, 21st एलिमेंट लेना है, तो आपने इसको अगर इधर के 10 एलिमेंट को रिवर्स भी कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, रिवर्स करो या ना करो, मुझे तो 21वां एलिमेंट लेना है। तो 21वां एलिमेंट लेना है, तो अब जरा काउंट कर लो, 21वां एलिमेंट कैसे लोगे। यहां तक तो 10 थे, 10 के बाद 4, 14, 18, 21, द आंसर इज क्यू, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। हमने राइट एंड के अगर 10 एलिमेंट रिवर्स कर भी दिए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपसे मेहनत करवाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, वो रिवर्स करके देखेंगे, इसमें सोच में पड़ेंगे, और वो ये नहीं देखेंगे कि भाई पूछा क्या है। पूछा अगर है 21st फ्रॉम द राइट, तो आप रिवर्स मत करो, क्या फर्क पड़ता है, 10 के बाद ही तो आएंगे वो आपस में कुछ भी करते रहें, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो 21st एलिमेंट लेना है। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following element is sixth to the left of ninth element to the left of the third largest number। अब सबसे पहला काम कि आपको थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जब सारे के सारे डिजिट ही हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर 9 मेरा लार्जेस्ट होगा, 8 मेरा सेकेंड लार्जेस्ट होगा, थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 7, ये है। तो देखो, थर्ड लार्जेस्ट नंबर की जगह मैंने क्या निकाल लिया, 7 निकाल लिया। अब इसको जरा पढ़ो, आपको बताना है सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7। तो अब आप निकालिए 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7, 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7। तो 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7 अगर निकालोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन पर आ गए आप। अगर आप यहां पर देखोगे तो अब ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन। 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7 का मतलब क्या हो गया, यहां पर एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। देखो, अब हम यहां पर आ चुके हैं। अब एक्सक्लेमेशन साइन अगर ये है, तो आप पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। तो एक्सक्लेमेशन के सिक्स्थ टू द लेफ्ट अगर मुझे जाना है, तो एक्सक्लेमेशन के सिक्स्थ टू द लेफ्ट यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई इज द आंसर। द करेक्ट आंसर इज आई, जो कि आपने नहीं दिया है, एंड दिस वुड बी माई आंसर, नन ऑफ दीज। तो पहले हमने क्या किया, हमने थर्ड लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई किया, 7 था वो।
फिर नाइन्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7 निकाल दिया, तो नाइन्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 7 इज एक्सक्लेमेशन साइन। फिर सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन निकालना है, तो सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज आई, यानी कि इसके लेफ्ट में छठा एलिमेंट क्या होगा, आई होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो कंडीशंस को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, आंसर सही नहीं निकाल पाओगे। ध्यान से हर चीज को समझना है। और एक कंडीशन छिपी हुई थी, इसीलिए मैं ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट, हाँ जी, चलिए आपसे क्या बोला गया, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर इंटरचेंज, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट आर इंटरचेंज एंड सो ऑन टिल 35th एंड 36th एलिमेंट आर इंटरचेंज। यानी कि टोटल 36 एलिमेंट होंगे। आपने बोला इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इसी तरीके से इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देना। अब ये नहीं करना है कि बैठ के इंटरचेंज करने लगे, इतना टाइम नहीं होगा पेपर में आपको, ठीक है। बस आपको बातें समझनी है कि किया क्या गया। देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस पाउंड वाला साइन, या यूरो है, यूरो नॉट पाउंड, दिस इज यूरो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ यूरो वाला साइन। तो सबसे पहले तो यूरो वाला साइन को देखते हैं कि यूरो वाला साइन है कौन सा, कहाँ है, ये है। तो यूरो वाला साइन हुआ कहाँ होगा, ये देखो जरा गौर करो। अगर मैं इधर से चलूं, देखो, तो यूरो वाला साइन यहां पर तो नहीं होगा क्योंकि इंटरचेंज होके वो 6 वाली जगह पे आ चुका होगा। तो इसका मतलब है कि ये यूरो वाला जो साइन है ये आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक। अब इसके लेफ्ट में मुझे जाना था और कौन से एलिमेंट को पिक करना है मुझे, 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ यूरो। अब यूरो के 11th एलिमेंट टू द लेफ्ट, यानी कि इसके लेफ्ट में अगर मुझे 11th जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा ये है, ये वाली पोजीशन होगी वो 11th होगी, लेकिन इस पोजीशन पे 1 तो नहीं मिलेगा। ये 11th पोजीशन है बट इस पोजीशन पे 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 ने एंड के साथ इंटरचेंज कर लिया है, तो यहाँ पर एंड मिलेगा। तो यूरो के 11th टू द लेफ्ट में एंड मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो देखो आपको ट्रिक किया गया, पहले बोला गया कि भाई इनको इंटरचेंज करते चले जाओ, और फिर बताओ यूरो के 11th टू द लेफ्ट कौन सा है। तो पहले मैंने यूरो की पोजीशन देखी कि इंटरचेंज होने के बाद यूरो यहाँ आ गया होगा, इसके लेफ्ट में 11th, तो 1 नहीं मिलेगा आपको, 1 की जगह एंड मिलेगा, द आंसर इज एंड। आई होप ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ वी। एंड पॉइंट से नहीं, अगर एंड पॉइंट से निकालना होता तब तो मैं अपनी ट्रिक को अप्लाई कर रहा होता, लेकिन एंड पॉइंट से नहीं निकालना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में चलना है, तो फिर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो अब आपको सबसे पहले वी पर पहुंचना है। वी कहाँ है भाई, वी है यहाँ, ठीक है। अब वी के सबसे पहले 5th टू द लेफ्ट ऑफ वी चलिए, तो 5th टू द लेफ्ट ऑफ वी का मतलब 1 2 3 4 5 यहां पर आ गए। तो 5th टू द लेफ्ट ऑफ वी का मतलब क्या होगा, यू पे आ गए। अभी मैं यू पे खड़ा हूं, अब मुझे क्या करना है, 6th टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो 6th टू द लेफ्ट ऑफ यू जाना है, तो मुझे यू के लेफ्ट में छठा एलिमेंट लेना है। तो यू के लेफ्ट में चलना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6, दैट इज एस, ऑप्शन नंबर डी। आपने क्या किया, आपने 5th टू द लेफ्ट ऑफ वी निकाल लिया, दैट इज यू, और 6th टू द लेफ्ट ऑफ यू निकाल लिया, दैट इज एस। दिस वुड बी माई आंसर। क्लियर है ये। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्यों नहीं अप्लाई हो रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये लेफ्ट और लेफ्ट है, फिर भी आपने ट्रिक तो अप्लाई नहीं की। ट्रिक इसलिए अप्लाई नहीं की बिकॉज ये एंड पॉइंट से हमें नहीं जाना था, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या किसी कंडीशनल एलिमेंट के लेफ्ट और राइट मूव करना था, इसीलिए ट्रिक एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभी आपको क्या बोला गया है इसमें, इफ ऑल द अल्फाबेट्स इन द अबव अरेंजमेंट आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कहां पर अरेंज करना है? एट द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। जितने भी अल्फाबेट है, जितने भी अल्फाबेट है, उन सारे अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। किधर रखना है? लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज पे। ठीक है, लेफ्ट एंड का मतलब इधर, मतलब इधर से आप पहले तो सारे के सारे अल्फाबेट को अरेंज कर दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर क्या करना है? फिर मुझे निकालना है 17th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है। उनको पहले लेफ्ट में अरेंज कर देंगे, फिर बाकी के एलिमेंट को लिख देंगे बचे हुए, और फिर मुझे निकालना है 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो ये भी ब्लफ क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको मेहनत नहीं करनी। क्या करना है? सबसे पहले तो काउंट कर लो कि कितने अल्फाबेट हैं। चलो काउंट करते हैं कितने अल्फाबेट है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल 13 एलिमेंट है। ठीक है, तो वो जो 13 एलिमेंट होंगे, आप खुद सोचो, वो जो 13 एलिमेंट होंगे यानी कि लेटर्स होंगे, वो आप लेफ्ट एंड पे अरेंज कर दोगे, और उसके बाद आप रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखोगे। 13 लेटर को अरेंज करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट जिसमें कि डिजिट और सिंबल आएंगे, तो पहले आप 13 एलिमेंट को पिक करोगे, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट एंड पे रख दोगे, उसके बाद आप रिमेनिंग एलिमेंट को पिक करोगे, रखोगे, और अब आपको बताना है क्या? 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 13 लेटर के बाद, भाई 13 लेटर को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखो ना रखो, करना क्या है मुझे? मुझे तो 17th एलिमेंट निकालना है, यहाँ से लेफ्ट से 17th एलिमेंट निकालना है। तो जो 13 लेटर है उनके बाद, 13 लेटर के बाद जो भी 14th 15th 16th और 17th एलिमेंट आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 13 लेटर के बाद जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो यही होगा ना, नहीं सॉरी 2 होगा। 13 लेटर के बाद जो बाकी बचे हुए एलिमेंट को मैं लिखूंगा तो ये पहला एलिमेंट तो 2 ही आएगा, दूसरा तो हैश आएगा, तीसरा 5 आएगा, और चौथा आएगा स्टार। तो 13 के बाद, अगर आप 13 के बाद देखो, टेंशन में मत आ जाना, 13th के बाद ये होगा 14th, ये होगा 15th, ये होगा 16th, और ये हो जाएगा 17th। तो 17th का मतलब स्टार। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों करनी है मेहनत? आपने बोला कि जितने भी लेटर्स हैं उनको उठाओ, लेफ्ट एंड पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, उसके बाद 17th लेफ्ट एंड से निकाल लो। तो भाई 13 लेटर को क्या बस 13 लेटर काउंट कर लो, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेना है, तो 13 के बाद 14th 15th 16th 17th, दैट वुड बी योर आंसर। तो थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको वहां पर क्लू दिए जाते हैं, टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी है, जिससे कम समय में अपने आंसर तक पहुंच जाओ बिना मेहनत किए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे द नेक्स्ट टाइप विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड वाला टाइप। ठीक है, जो हमारा अगला टाइप है दैट इज टाइप नंबर 7, वो होता है इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड। प्रिसीडेड एंड फॉलोड। ठीक है, तो इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड वाले जो टाइप होते हैं उनमें सबसे पहले तो हमें कनेक्टर्स के बारे में जानना है, जो ये हमारे चैप्टर का आखिरी टाइप है, दिस इज टाइप नंबर 7। तो इसमें 3 वेरिएशन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड में जो भी कंडीशंस होती हैं, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, प्रिसीडेड में आपको क्या चाहिए, फॉलोड में आपको क्या चाहिए, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट्स को मैं 3 तरीके से जोड़ता हूँ। दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टर्स। कनेक्टर्स 3 तरह के होते हैं, दैट इज एंड लिखा हो या ये सिंबल बना हो, बात एक ही है, या फिर और, या फिर नॉट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बस दिखाता हूं कि देखो, आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी जाएगी, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देने के बाद आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। क्या पूछा गया? हाउ मेनी सिंबल्स आर, कितने ऐसे सिंबल है, विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर एंड फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है,
तो ये पहला टाइप है, कनेक्टर है, जिसमें आपने क्या बोला, सिंबल्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर एंड फॉलोड बाय ए लेटर। तो ये पहला कनेक्टर है। इस कनेक्टर का अप्रोच अलग होगा, अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर और फॉलोड बाय अ लेटर। अब देखो यहां पर आपसे जो कंडीशन दी गई, उस कंडीशन में जो कनेक्टर यूज किया गया वो और यूज किया गया, इससे पूरा का पूरा आपका आंसर बदल जाएगा, आपका अप्रोच बदल जाएगा। अगर आपको वो नहीं पता है तो आपका लॉस होगा, पता होना चाहिए। अभी आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दूसरा टाइप हो गया कनेक्ट करने का कंडीशंस को, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय लेटर, या फिर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर और फॉलोड बाय लेटर, दो तरह से हो गए। थर्ड, अब देखो हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर बट नॉट फॉलोड बाय अ लेटर। अब देखो ये थर्ड टाइप है क्वेश्चन को पूछने का। इस बार आपसे क्या बोला गया, नॉट फॉलोड बाय। तो एंड और एंड नॉट, ये तीन तरह की कंडीशंस आपको मिलती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तीनों कंडीशन में करना क्या होता है, इसको क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करके चेक करेंगे। चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले ये एक सीरीज है, सीरीज के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है। बोला गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड। सबसे पहले तो देखो एंड लिखा हुआ है, पहली चीज जो गौर करनी होगी कि क्या है भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन है एंड। एंड में क्या करते हैं, एंड का मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को दोनों की दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है एक साथ। एंड का मतलब दो कंडीशंस है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर ये पहली कंडीशन थी, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल ये दूसरी कंडीशन थी। आपने दोनों कंडीशन को एंड के साथ जोड़ा हुआ है, इसका मतलब एट द सेम टाइम मुझे दोनों चीजें चाहिए। अब करेंगे कैसे तेजी से इसको सॉल्व, आपको करना ये है, आप पहले ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया। आप ढूंढ रहे हो नंबर्स, ठीक है, दिमाग में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक ग्रुप बना देना है। कैसा ग्रुप, आप ढूंढ रहे हो नंबर्स। कंडीशन नंबर वन, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर का मतलब नंबर के ठीक पहले आपको चाहिए लेटर, ठीक है। मैं ढूंढ रहा हूं नंबर, लेकिन नंबर के ठीक पहले आपको चाहिए लेटर, ठीक। एंड यानी कि यहां पर दूसरी कंडीशन भी चाहिए अभी, और एक साथ ही चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी कि नंबर के ठीक बाद आपको सिंबल चाहिए। और ये दोनों कंडीशन मुझे एक साथ पूरी होते हुए दिखनी चाहिए, यानी कि नंबर के ठीक पहले लेटर भी हो और नंबर के ठीक बाद सिंबल भी हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपको दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए, तो मैं क्यों ना एक ग्रुप बना लूं। कैसा ग्रुप, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का अगर मुझे ग्रुप मिल जाएगा तो मेरी दोनों कंडीशन तो फॉलो हो जाएंगे ना। मुझे ये दोनों कंडीशन फॉलो करानी है, तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं तीनों कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का ग्रुप बना लेता हूं। मुझे क्या चाहिए, लेटर नंबर एंड सिंबल। तो अपने दिमाग में बस क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ लेटर नंबर एंड सिंबल का एक ग्रुप बना लो। अब इससे क्या होता है, आप कंडीशंस को भूलते नहीं हो। जब चेक करना शुरू करते हो उसके बाद बार बार वापस आके क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, दोबारा अपने आंसर को चेक करना या वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप क्या करोगे, आप तीनों का एक ग्रुप बना लो, लेटर नंबर सिंबल। और ये तो याद रखना कम टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में स्टोर रखना तो ये आसान है ना। लेटर नंबर सिंबल, दो बार बोलो लेटर नंबर सिंबल। अब देखो लेटर नंबर सिंबल कहाँ मिलेगा मुझे, देखो लेटर के बाद नंबर तो है बट सिंबल नहीं है, ठीक है। लेटर नंबर है बट सिंबल नहीं है, देखो देख रहे हो, आप क्विकली एलिमिनेट कर सकते हो लेटर नंबर सिंबल। तो लेटर नंबर सिंबल ये पहला ग्रुप, देखो ये मिल रहा है आपको ग्रुप, लेटर नंबर सिंबल, ये तीन लगातार एलिमेंट है, ठीक है। लेटर नंबर सिंबल, यहाँ पर लेटर नंबर है बट सिंबल नहीं है। लेटर नंबर सिंबल ये देखो ये दूसरा ग्रुप मिलेगा, W0 N*। फिर लेटर नंबर सिंबल कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिलेगा,
लेटर नंबर सिंबल यहां पर आपको मिल रहा है, देखो लेटर नंबर सिंबल यहां पर मिल रहा है क्या? तो हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? तो लेटर, नंबर एंड देन सिंबल, कितने ग्रुप मिल रहे हैं? 3। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन। चेक कर लो भाई, कोई और तो छूट नहीं रहा है। लेटर के बाद नंबर देन सिंबल, नहीं है? ठीक है, नो, देयर इज नो अदर ग्रुप। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से ग्रुप बनाने से क्या होता है कि आप पहली चीज की कंडीशंस को भूलते नहीं हो। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर आप इसके अलावा कोई और मेथड यूज करोगे ना, तो आप बार बार क्वेश्चन में कंडीशन को भूलोगे कि यार पहले क्या चाहिए था, थोड़ी देर बाद भूल गए, बाद में क्या चाहिए था, फिर वापस आके क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, फिर शुरू से चेक कर रहे हो, टाइम वेस्ट। तो बेटर टू मेक ग्रुप्स, 3 का ग्रुप बनाओ। कब? जब कंडीशन क्या दी हुई है, कनेक्टर क्या दिया हुआ है, एंड का। एंड का मतलब मुझे दोनों एक साथ चाहिए। नेक्स्ट, how many such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number and followed by a consonant? कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कनेक्टर दिया हुआ है। तो मैं क्या ढूंढ रहा हूं बेसिकली, मैं ढूंढ रहा हूं सिंबल्स को। हाउ मेनी सिंबल्स? अच्छा, कैसे सिंबल्स आपको चाहिए? विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, यानी कि सिंबल के ठीक पहले आपको नंबर चाहिए। ठीक है, एंड यानी कि दूसरी कंडीशन भी उस समय एक साथ चाहिए, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि यहां पर कॉन्सोनेंट चाहिए आपको। बन गया एक 3 का ग्रुप, 3 एलिमेंट का ग्रुप बना। अब आप इस ग्रुप को दिमाग में रखो, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट। चलिए, तो नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट, ये बैक टू बैक 3 लगातार एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट। चलो देखते हैं, नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट। नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट देखो यहां पर मिला, नंबर के बाद सिंबल है, देन कॉन्सोनेंट वी, देन नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट यहां पर भी मिला, दूसरा ग्रुप, देन नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट यहां पर मिलेगा क्या? नो, ये 1 है, दिस इज नॉट अ लेटर। फिर नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट यहां पर भी नहीं मिला, फिर मुझे कुछ मिल रहा है क्या? नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, यस, नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट, 0, स्टार एंड एक्स। तो कुल मिलाकर मुझे कितने मिल रहे हैं नंबर, सिंबल एंड कॉन्सोनेंट के साथ? द आंसर इज 3। हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट 3, ऑप्शन नंबर डी। कुछ मिस तो नहीं हुआ? नंबर के बाद सिंबल नहीं है, नंबर, सिंबल, कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन अगर लूज हुआ तो एक भी ग्रुप मिस हुआ तो दिक्कत हो सकती है, बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, आपसे बोला गया कि अब बताइए कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट बट नॉट, क्या बात है, अब नॉट लगा दिया गया, नॉट यानी कि नहीं चाहिए। तो ध्यान से, ये जो कंडीशन है वो नॉट है। तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर, आप ढूंढ रहे हो कॉन्सोनेंट, कैसे कॉन्सोनेंट? विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद आपको कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट चाहिए, बट नॉट प्रेसीडेड बाय नंबर, यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले आपको नंबर नहीं चाहिए। अच्छा, कॉन्सोनेंट से पहले अगर आपको नंबर नहीं चाहिए तो आपको चाहिए क्या? यहां पर क्या चाहिए? एनी अदर एलिमेंट विल वर्क, एनी अदर एलिमेंट, आप नंबर के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट दे दो मुझे। ठीक है, तो क्या मैं इस बार भी एक ग्रुप बना सकता हूं? नंबर के अलावा कोई एलिमेंट देन 2 बार कॉन्सोनेंट, मैंने ग्रुप बना लिया, देखो नंबर के अलावा कोई भी एलिमेंट दे दो और उसके बाद 2 बार कॉन्सोनेंट दे दो, चलेगा? ठीक है, नंबर के अलावा कोई एलिमेंट और 2 बार कॉन्सोनेंट। नंबर के अलावा देखो यहां पर
नंबर के अलावा कोई भी एलिमेंट आपने कहा था चलेगा, फिर 2 बार कॉन्सोनेंट है, सिंबल के बाद 2 बार कॉन्सोनेंट चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सिंबल के बाद 2 बार कॉन्सोनेंट चलेगा, क्योंकि नंबर के अलावा कुछ भी दे दो, 2 बार कॉन्सोनेंट दे दो, चलेगा। अच्छा, ये भी चलेगा ना, WZN, क्योंकि आपने बोला था कि नंबर के अलावा कुछ भी दे दो, यानी कि लेटर भी दे सकता हूं मैं, लेटर के बाद भी 2 कॉन्सोनेंट चलेगा। सिंबल के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर लेटर के बाद भी 2 कॉन्सोनेंट है, तो ये 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, इसके बाद ये नहीं काउंट करना, क्योंकि नंबर के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, नंबर के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, इसको छोड़ दो। हाँ, लेटर के बाद 2 कॉन्सोनेंट चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद ये मत काउंट करना, क्योंकि ये नंबर के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, ये भी मत काउंट करना, क्योंकि ये वॉवेल है, ई इज अ वॉवेल। ठीक है, तो ये मत काउंट कर लेना, सिंबल के बाद 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद यहाँ पर एक वॉवेल है, वो छोड़ दो। और उसके बाद कुछ नहीं है, ये जीरो है, दिस इज नॉट ओ, ये जीरो है। तो इन टोटल मेरे पास कितने आ गए? मोर देन 3, ऑप्शन नंबर ई, 4 आ गए। और जैसे ही आपको चौथा ग्रुप मिला, उसके बाद आप चाहो तो आगे चेक मत करो, क्योंकि आपके पास 4 नाम की कोई चीज नहीं है, 3 से आगे बढ़ते ही मोर देन 3 है। तो आप 4 ग्रुप ढूंढो, 5 ग्रुप ढूंढो, 6 ग्रुप ढूंढो, हर बार तो आपका आंसर यही आएगा, मोर देन 3। तो जैसे ही आपको चौथा ग्रुप मिला, यू कैन डायरेक्टली मार्क योर ऑप्शंस। नेक्स्ट, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ठीक है, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। फिर से वही बात, एंड आ गया, यानी कि दोनों कंडीशन चाहिए मुझे। तो आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ रहे हो नंबर्स, ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवेल, मतलब नंबर से पहले आपको वोवेल चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, यानी कि एट द सेम टाइम नंबर के ठीक बाद आपको सिंबल भी चाहिए। तो अब ये 3 का ग्रुप बना लो, वोवेल नंबर सिंबल, वोवेल नंबर सिंबल। चलो अब जरा चेक करते हैं वोवेल नंबर सिंबल कहाँ मिलेगा मुझे। वोवेल नंबर सिंबल देखो, ये I9N, आई इज अ वोवेल नंबर सिंबल और एक्सक्लेमेशन। वोवेल नंबर सिंबल U3 @ वोवेल नंबर सिंबल, वोवेल नंबर सिंबल, वोवेल तो है बट नंबर नहीं है, और इधर तो कोई और वोवेल है नहीं, तो केवल 2 ही मिलेंगे मुझे। द आंसर इज सी। देखो, क्विकली हम आगे बढ़ के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर ये ग्रुप क्लियरली अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया ना आपने, और ये ग्रुप वाले अप्रोच से आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को इस तरह के, तो टाइम कम लगता है, एनर्जी कम लूज करोगे, कंफ्यूजन कम होगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, और कंडीशंस हम भूलेंगे नहीं, तो हर चीज आपके फेवर में जाएगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, यानी कि लेटर की बात हो रही है, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। अब देखो, ये जो कंडीशन है वो कहती है अब और का मतलब क्या होता है, पहले एक प्रैक्टिकल मतलब समझ जाते हैं, फिर उसको यहां पर अप्लाई कर लेंगे। अगर मैं कहता हूं यस और नो, तो यस और नो का मतलब, अगर आप यस बोलोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नो बोलोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि कॉलेज और जॉब, सिंपल, तो अगर आप कॉलेज ज्वाइन करोगे तो जॉब नहीं कर सकते, जॉब ज्वाइन करोगे तो कॉलेज नहीं कर सकते, है ना, सिंपल है फंडा। तो कॉलेज और जॉब या यस और नो में हमने बार बार और का इस्तेमाल किया, और मुझे क्या सिखाता है कि जब भी कभी और लगाओ, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, तो इंग्लिश वाला जो और है वो क्या बताता है कि दोनों में से कोई एक ही चीज मिलनी चाहिए एट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो फिर ये गलत, और ये तो ये गलत, तो वही टेंडेंसी यहां पर भी हम फॉलो कर लेंगे, वही अप्रोच, सेम अप्रोच टेंडेंसी के साथ आएंगे यहां पर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपने क्या पूछा? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, यानी कि मैं लेटर्स की बात कर रहा हूं, कैसे लेटर, कैसे, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय नंबर,
ठीक है, ऐसे लेटर जिनके ठीक पहले नंबर हो, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 है। और लगाया आपने इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, या फिर उनके बाद सिंबल हो, ये कंडीशन नंबर 2 है। अच्छा, और क्या सिखाता है कि अब मुझे ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं चाहिए। अगर आपको लेटर से पहले नंबर मिल जाता है तो फिर मुझे लेटर के बाद सिंबल नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, अगर लेटर के पहले आपको नंबर मिल जाता है तो फिर लेटर के बाद सिंबल नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी दे दो बट वो सिंबल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर लेटर के पहले नंबर है और लेटर के बाद सिंबल भी है तो फिर मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सही हो जाएंगी या मिल जाएंगी। मुझे दोनों कंडीशन एक साथ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने और लगाया हुआ है। और अगर लेटर के बाद सिंबल हो तो फिर लेटर से पहले नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि सेकंड चीज अगर आपको मिलती है तो फर्स्ट कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई एक मिलना चाहिए तो अब मैं करूं क्या? ग्रुप तो मैं बना नहीं सकता, अब तो मैं ग्रुप बना नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाके सारे लेटर को चेक करूंगा। इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने का तरीका क्या है, आप सारे लेटर को जाके चेक करेंगे और ये देखेंगे कि अगर पहले नंबर है तो बाद में सिंबल ना हो। चलो लेटर को चेक करते हैं। पहला लेटर मेरे पास क्यू है, तो क्यू के पहले तो कुछ भी नहीं है, तो कंडीशन नंबर 1 तो फेल। क्यू के बाद सिंबल है क्या? नो। तो कंडीशन नंबर 1 भी फेल, कंडीशन नंबर 2 भी फेल। तो क्या मैं क्यू को काउंट करूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यू को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्यू से पहले नंबर नहीं है और क्यू के बाद सिंबल नहीं है। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन तो चाहिए ना भाई, दोनों में से कोई एक तो चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई दोनों में से कोई ना मिले। तो क्यू तो काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब अगला लेटर टी। तो लेटर से पहले नंबर है भाई, लेटर के बाद सिंबल वो भी है, दोनों सही हो गए। तो क्या टी काउंट किया जाए? बिल्कुल नहीं। टी क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि दोनों कंडीशन मिल गई, मुझे दोनों में से कोई एक चाहिए। चलो ई काउंट करते हैं। इससे पहले नंबर, इसके बाद सिंबल। लेटर के पहले नंबर, लेटर के बाद सिंबल। नहीं भाई, दोनों मिल गए, छोड़ दो, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। लेटर के पहले नंबर नहीं है, लेटर के बाद सिंबल है, देखो केवल एक कंडीशन काम कर रही है वाई पे। इसके पहले नंबर नहीं है लेकिन इसके बाद सिंबल है, तो केवल एक कंडीशन काम कर रही है, तो वाई मैं काउंट करूंगा। देखो ध्यान से, व्हाट आई एम टेकिंग वाई। वाई काउंट हो रहा है क्योंकि वाई पे केवल एक कंडीशन मिल रही है। चलो बी, पहले नंबर बाद में सिंबल, तो केवल एक कंडीशन मिल रही है, तो बी भी काउंट होगा। अब आप गौर करिए कि मैं कौन कौन से लेटर काउंट कर रहा हूँ। मैं उन लेटर को काउंट कर रहा हूँ जहां पर केवल एक कंडीशन मिल रही है। अब एच, पहले नंबर बाद में सिंबल, दोनों है, काउंट मत करो एच को। पहले नंबर बाद में सिंबल, दोनों में से कुछ भी नहीं है, एम भी काउंट मत करो। पहले नंबर बाद में सिंबल नहीं है तो यू काउंट होगा। यू पे ये वाली कंडीशन मिल रही है, लेटर के पहले नंबर है लेकिन लेटर के बाद सिंबल नहीं है, तो यू पे भी केवल एक कंडीशन मिल रही है, इसलिए यू काउंट होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आर, पहले नंबर बाद में सिंबल, आर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कैंसिल करो। पहले नंबर बाद में सिंबल, एल पे केवल एक कंडीशन मिल रही है तो एल काउंट होगा। पहले नंबर मिल गया, बाद में सिंबल नहीं मिला, तो एल काउंट करेंगे हम। अच्छा यू देखो, पहले नंबर बाद में सिंबल नहीं, यू पे कुछ भी नहीं है। पी, पहले नंबर बाद में सिंबल, ना पहले नंबर है ना बाद में सिंबल है। तो इन टोटल कितने होंगे मेरे पास? 1 2 3 4, 4। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज गलती होगी। जब और कनेक्टर आता है ना तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो सिचुएशंस आते हैं वो आपको परेशान करने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटेगी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। चलो एक और करते हैं ऐसा, ध्यान से पढ़ो जरा क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन अल्फाबेट और फॉलोड बाय ए नंबर। तो कितने ऐसे सिंबल्स हैं? ठीक है,
कितने ऐसे सिंबल हैं विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी कि लेटर हो, और फॉलोड बाय नंबर, लेकिन दोनों में से कोई एक चाहिए। अगर ये मिल गया तो ये नहीं चाहिए, और ये मिल गया तो ये नहीं चाहिए। ध्यान देना, ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सारे सिंबल को चेक करूंगा, वी विल चेक ऑल सिंबल्स, ठीक है। इसमें ग्रुप नहीं बना सकते, इसमें सारे सिंबल्स को जाके चेक करना पड़ेगा। सारे सिंबल्स को चेक करते हैं। सिंबल के पहले अल्फाबेट, चलो पहला सिंबल है, पहले अल्फाबेट बाद में नंबर। तो पहले अल्फाबेट तो नहीं है लेकिन बाद में नंबर है, तो ये काम कर जाएगा मेरे लिए, केवल एक कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले अल्फाबेट बाद में नंबर दोनों हो रही है, तो ये काउंट नहीं करना है। पहले अल्फाबेट बाद में नंबर, तो केवल एक ही कंडीशन मिली, तो परसेंटेज को काउंट कर लेना। पहले अल्फाबेट बाद में नंबर, केवल एक ही कंडीशन मिली, तो इसको भी काउंट कर लेना। एक्सक्लेमेशन, पहले अल्फाबेट बाद में नंबर दोनों मिल गई, छोड़ दो। पहले अल्फाबेट बाद में नंबर, केवल एक ही कंडीशन मिल रही है, ये काउंट करेंगे। एट द रेट, पहले नंबर बाद में अल्फाबेट, नहीं सॉरी, पहले अल्फाबेट बाद में नंबर, तो ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है, पहले अल्फाबेट नहीं है बाद में नंबर नहीं है। तो इन टोटल कितने होंगे, 4। इसका भी आंसर 4 है। आप देखो, आप स्पीड पकड़ सकते हो आराम से। केवल दोनों में से एक कंडीशन मिलनी चाहिए, तो जहां जहां पर दोनों में से केवल एक कंडीशन मिल रही है, मैं केवल उन्हीं को काउंट कर रहा हूं। आई होप चीजें क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट। आप किसकी बात कर रहे हो, नंबर्स प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब लेटर ही हो गया, और फॉलोड बाय सिंबल, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, और लगा हुआ है, बस इस बात का ध्यान देना है कनेक्टर कौन सा यूज हुआ है। तो अगर पहले अल्फाबेट है तो बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए, बाद में सिंबल है तो पहले अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए मुझे। चलिए, अब तरीका क्या कहता है कि भाई दोनों के दोनों, मतलब पूरे क्वेश्चन में हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा नंबर्स में। जस्ट गो एंड चेक ऑल द नंबर्स, हर नंबर को चेक करते हैं। चलिए, पहला नंबर 3, पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, दोनों कंडीशन मिल रही है तो काउंट नहीं होगा। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है 5 पे, 5 पे ना पहली कंडीशन है ना दूसरी कंडीशन है, दोनों फ्लॉप है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, दोनों गड़बड़, ये भी कैंसिल करो। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, ये भी कैंसिल करो, ना तो पहले अल्फाबेट है ना बाद में सिंबल है। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, तो देखो 7 काउंट होगा, क्योंकि 7 पे केवल एक कंडीशन हो रही है, 7 पे केवल पहले अल्फाबेट मिल रहा है, बाद में सिंबल नहीं है। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, तो 2 पे भी केवल एक ही मिल रहा है, पहले अल्फाबेट है बाद में सिंबल नहीं है। पहले अल्फाबेट बाद में सिंबल, 4 पे दोनों मिल रहा है, तो इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो इन टोटल माई आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो। अब तो आई होप कि आपको ये सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी, है ना। चलो जरा देखें, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ टू अप्रोच दिस वन। Find the total number of sevens in the above arrangement, each of which is immediately followed by an even digit and immediately preceded by an odd digit. ठीक है, एंड है, कनेक्टर क्या है, एंड, यानी कि दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए। तो आप क्या ढूंढ रहे हो, सेवेंस को ढूंढ रहे हो, वी आर लुकिंग फॉर सेवेंस, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट, 7 के बाद आपको इवन डिजिट चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय एन ऑड डिजिट, यानी कि 7 के पहले आपको ऑड डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं अब लगातार 3 एलिमेंट ढूंढूंगा। मैं अब एक ग्रुप बना लेता हूं, ऑड 7 इवन, ऑड 7 इवन, ठीक है। अब चेक करो, ऑड 7 इवन ये पहला ग्रुप, ऑड 7 इवन ये दूसरा ग्रुप, ऑड 7 यहां पर तो नहीं काउंट होगा क्योंकि ऑड से शुरू होना चाहिए, ऑड 7 तो है बट इवन नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ऑड 7 तो है बट इवन नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, ऑड 7 इवन ये काउंट हो जाएगा। तो इन टोटल मेरे पास कितने हैं, 3।
द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप चीजें क्लियर हैं। सिंपल, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलिए, अब बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि आपको कितने फोर हैं वो निकालना है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय a number whose numerical value is greater than 4। एक कंडीशन है। कितने ऐसे फोर हैं, मैं ढूंढ रहा हूं फोर को। कैसे फोर ढूंढ रहा हूं? विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, यानी कि फोर के ठीक पहले कोई ऐसा नंबर हो whose न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 के पहले नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, 4 के ठीक पहले ग्रेटर देन 4 होना चाहिए बस। तो आपको 4 के पहले ग्रेटर देन 4 चाहिए। 4 के पहले ग्रेटर देन 4, ये काउंट करेंगे हम। 4 के पहले ग्रेटर देन 4 है, 4 के पहले ग्रेटर देन 4 है, 4 के पहले ग्रेटर देन 4 है। तो भाई टोटल 3 ही तो 4 थे। अब तीनों पे जाके चेक कर लिया, पता चला मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या लिखा हुआ है? 3। 3 ऐसे हैं और सारे के सारे 4 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले द नंबर इज ग्रेटर देन 4। होप चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देखो। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर। कैसे वॉवल आपको चाहिए? ईच ऑफ विच इज ईदर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल और प्रेसिडेड बाय ए सिंबल। पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ते ही देखो कि कनेक्टर है कौन सा। कनेक्टर है और, तो आप क्या ढूंढ रहे हो? वॉवल। ठीक है, वॉवल ढूंढ रहे हो। कैसे वॉवल? विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड बाय ए सिंबल और प्रेसिडेड बाय ए सिंबल। और प्रेसिडेड बाय सिंबल यानी कि इसका मतलब है कि अगर वॉवल से पहले सिंबल मिल गया तो वॉवल के बाद सिंबल नहीं मिलना चाहिए, और वॉवल के बाद सिंबल मिल गया तो वॉवल से पहले सिंबल नहीं मिलना चाहिए। यानी कि सिंबल वॉवल सिंबल ना हो, सिंबल वॉवल सिंबल ना हो, यही है ना। अगर पहले सिंबल है तो बाद में सिंबल ना हो, बाद में सिंबल है तो पहले सिंबल ना हो। तो जाइए चेक करिए सारे वॉवल को। इसका तरीका क्या था? चेक ऑल वॉवल्स, हर वॉवल को चेक करेंगे। चलो भाई, वॉवल नंबर 1, तो वॉवल के पहले सिंबल नहीं है, वॉवल के बाद भी सिंबल नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। भाई वॉवल के पहले सिंबल नहीं है, बाद में भी सिंबल नहीं है, भाई दोनों में से कोई एक कंडीशन तो चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों के दोनों ना मिले और मैं काउंट कर लूं। अगला वॉवल कौन सा है? ई। तो वॉवल के पहले सिंबल है, वॉवल के बाद सिंबल नहीं है, तो ई काउंट होगा। ये क्या है? आई। वॉवल के पहले सिंबल नहीं है लेकिन वॉवल के बाद सिंबल है, ये काउंट हो जाएगा। यू, वॉवल के पहले सिंबल है, वॉवल के बाद सिंबल नहीं है, तो यू भी काउंट हो जाएगा। तो इन टोटल मैंने कितने काउंट कर लिए? 3। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने सारे वॉवल को जाके चेक कर लिया और जहां पर केवल एक कंडीशन फॉलो हो रही थी, दैट आई हैड टेकन। ठीक है, क्लियर। चलो इसको देखते हैं फटाफट। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। जब एंड आता है तो आपके मन में खुशी आ जाती होगी, अरे वाह वाह बच गए, अब तो ग्रुप बनाना है। तो क्या ढूंढ रहे हो आप ढूंढ रहे हो नंबर्स। ठीक है, कैसे नंबर? जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट हो। नंबर के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि नंबर के बाद सिंबल हो। एंड का मतलब दोनों कंडीशन चाहिए एक साथ, तो इसका मतलब एक ग्रुप बना लो। भाई जब दोनों कंडीशन चाहिए तो लगातार 3 एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल, कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल। चलो देखते हैं। कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है। कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल यहां पर पहला आएगा। कॉन्सोनेंट नंबर है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर है बट सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट ही नहीं है। कॉन्सोनेंट के बाद नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर है बट सिंबल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट ही नहीं है।
और कॉन्सोनेंट नंबर। तो इन टोटल केवल एक आया। ऑप्शन नंबर देखो, आप चेक कर लो, ठीक है। ये काउंट मत कर लेना, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये काउंट कर लेंगे। ये कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, वॉवेल नंबर सिंबल है ये। मुझे कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल चाहिए, तो इसको काउंट मत कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं देखूं तो और तो कुछ नहीं था ना, अ, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो द आंसर इज वन ओनली, ठीक है। तो दिस इज आवर अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू आराम से आप टाइम सेव कर सकते हो, एनर्जी सेव कर सकते हो। पूछा क्या गया, हाउ मेनी सिक्स आर प्रिसीडेड और फॉलोड बाय 9। कितने ऐसे सिक्स हैं विच आर प्रिसीडेड और फॉलोड बाय 9 बट नॉट प्रिसीडेड और फॉलोड बाय 2। इसका मतलब 6 के पहले 9 दे दो या फिर बाद में 9 दे दो। अगर पहले 9 दे दिया तो बाद में 9 मत देना, बाद में 9 दे दिया तो पहले 9 मत देना। लेकिन 6 के पहले या बाद में 2 नहीं चाहिए, 6 के पहले या बाद में 2 नहीं चाहिए, ठीक है। बट नॉट प्रिसीडेड और फॉलोड बाय 2। तो 6 के पहले 9 दे दो या बाद में 9 दे दो चलेगा, दोनों एक साथ मत देना। लेकिन पहले या बाद में 2 नहीं चाहिए। तो सारे 6 को जाके चेक करो, तो 6 के बाद 2, तो ये वाला काउंट नहीं करूंगा मैं। 6 के पहले 9 है, तो ये वाला 6 काउंट करूंगा। आपने बोला या तो पहले या तो बाद में 9 दे देना। इस वाले 6 के पहले या बाद में 9, लेकिन 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो ये काउंट मत करना। इस वाले 6 के पहले 9 है, बाद में 9 नहीं है, और 2 तो आसपास भी नहीं है, छोड़ दो। सो माय आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर डी। आई होप अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि सर ये कैसे कर दिया आपने, ये इस तरह से किया, ये आपने बोला हाउ मेनी सिक्स आर प्रेसीडेड और फॉलोड बाय 9, यानी कि एक साथ पहले और बाद में 9 नहीं चाहिए था, दोनों में से कोई एक। अगर पहले 9 है तो बाद में मत देना 9, बाद में 9 है तो पहले मत देना 9, ठीक। बट नॉट प्रेसीडेड और फॉलोड बाय 2, यानी कि 6 के पड़ोस में 2 नहीं चाहिए। नॉट प्रेसीडेड और फॉलोड बाय 2 का मतलब 6 के पड़ोस में, नेबरहुड में 2 नहीं चाहिए। ये था क्वेश्चन। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डू हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देता हूं। इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में इसको चेक करोगे, बताओगे कि सर मेरा आंसर ये आया, कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो ग्रुप ऑफ डिजिट है उनके फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सेम नंबर ऑफ टाइम्स वो आए हुए हैं, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, और आई होप कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज। बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी होंगी जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, काम आएंगी। और फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा, दिन बहुत कम बचे हुए हैं। सीयूटी के एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत ज़रूरी है कि अब आप ऑनलाइन मॉक्स देना शुरू कर दें। अगर आपने अभी तक तैयारी पर फोकस किया, पढ़ रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे, अभी तक मॉक देने का टाइम नहीं मिला, तो मेक श्योर कि अब आप डिले मत करिए, बिकॉज बहुत कम दिनों का वक्त बचा हुआ है। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने का प्रैक्टिस होना चाहिए। और आपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, वो कम्प्लीटली ऑफलाइन था। अभी तक जितने भी एग्जाम आप देते थे वो सारे के सारे ऑफलाइन होते थे, पेन एंड पेपर मोड के होते थे। बट अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन अपने चैलेंजेस खुद लेके आता है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पर एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन देख पाते हो, आपको ये भी नहीं पता है कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। जबकि अब जब आप ऑफलाइन पेपर देखते हो तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुलता है, दोनों पेज के क्वेश्चंस को एक साथ आप स्कैन कर लेते हो, आप ये डिसाइड कर पाते हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ, कौन सा मुझे छोड़ना है, मैं किस ऑर्डर में अप्रोच करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा। तो ऑफलाइन पेपर में बहुत सारी एडवांटेज होती है। ऑफलाइन पेपर में आपके सामने टाइमर नहीं चल रहा होता, ऑनलाइन पेपर में टाइमर अपने आप कम होता हुआ दिखेगा, उसका प्रेशर, मेंटल प्रेशर आपको अलग से झेलना होगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके ही सीखनी पड़ेंगी। ऑनलाइन पेपर में कुछ लंबे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्क्रीन को
ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाके पूरा क्वेश्चन आपको दिखता है। तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो जब तक इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आप पेपर वाले दिन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मॉक बहुत जरूरी है। तो अब मॉक करना कहाँ से है, कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए पूरी टीम ने आपके लिए बेस्ट क्वालिटी मॉक डेवलप किया है। एस शांत प्लेटफॉर्म की जो क्रेडिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उस पर आप पूरी तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। द इंटायर टीम इज वर्किंग सो हार्ड टू क्रिएट दिस ऑसम मॉक। आपको क्या करना है, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आपको करना ये है, आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लो और कंप्लीट मॉक परचेज कर लो, एनरोल कर लो अपने आप को उस मॉक में। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस है, 299 में आपको कंप्लीट मॉक मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का कैंडिडेट है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी तीनों मॉक्स आपको मिल जाएंगे एक साथ। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो कॉमर्स, लैंग्वेज और जीटी, वो तीनों के तीनों मॉक आपको मिल जाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक दोगे, उतनी बेटर क्वालिटी आपकी होती जाएगी, स्पीड वाइज भी, कॉन्सेप्ट वाइज भी, टाइम मैनेजमेंट वाइज भी। अगर आपको केवल जीटी का मॉक लेना है तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नॉमिनल प्राइसेस हैं बिल्कुल। जो जितने में आप एक पिज्जा ऑर्डर करते हो या जितने में आप एक मोबाइल का रिचार्ज करते हो, उतने में आपको 50 मॉक्स मिल जाएंगे। और बचे हुए 20 दिनों में आप कम से कम 2 मॉक डेली करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का बैंक आपके सामने होगा, जितनी ज़्यादा गलतियां कर करके आप सीखोगे चीज़ों को, उतना बेटर परफॉर्म करोगे। और 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करने आपको जीटी में। तो ये टारगेट है, तो मॉक डेफिनेटली देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जितने नए हैं, पुराने वालों ने तो प्लेलिस्ट में फॉलो कर ही लिया है, जितने नए स्टूडेंट हैं वो चैनल पर आएंगे, वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे और वहां पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आप उस प्लेलिस्ट को कंप्लीटली फॉलो करिए, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। पुराने जितने भी सेशन हैं उनको फॉलो करिए। 1.5x स्पीड पे देखना है तो वैसे देखो, टाइम बचाना चाहते हो टाइम बचाओ, मेक श्योर कि आप वो प्लेलिस्ट को कवर कर रहे हो। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है। और आने वाले दिनों में बहुत ही बेहतरीन सेशंस के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे, लाइव हो या आपको चैनल पर मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसको फॉलो करते रहिए। इस कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करो। पहला काम, टेस्ट कोच बाय यशशांत ऐप को डाउनलोड कर लो अपने डिवाइस में, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो, और वहाँ पर जाइए, उसको विजिट करिए, ऐप को देखिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दिस इज ओपन टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिए कोई लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ज्वाइन करिए और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ्स और डाउट रेजोल्यूशन मिल जाएगा। आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करके मैं दे दूंगा 1-on-1। तो वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप की तैयारी में मैं आप लोगों के बेहतर तैयारी की ओर योगदान दे पा रहा हूँ। थोड़ा सा इनपुट मेरा भी होगा और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे, यू विल डू वंडर्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू अगेन।